अस्सलामुअलैकुम बच्चों, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुझे तो पता नहीं था सर उमर गाजी की क्लास कैंसिल हो गई, मैं तो सुबह आया था। अच्छा भाई, तो हमारा डिस्कशन कहाँ तक पहुँचा था, कोई मुझे याद दिला सकता है? हम बात कर रहे थे रिसीट्स की, जिसके हमने तीर बना लिए थे काफ़ी सारे। विद एक्टिविटी और विद एक्टिविटी में भी हमने कहा था इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी, नॉन इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी। इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी में हमने कहा था मेन चीज क्या है? इंटेंशन टू जनरेट इनकम। अच्छा, टू जनरेट इनकम, इंटेंशन, इसका मतलब मैंने ये बताया था कि हरकत में बरकत हो रही है। हाँ, खून पसीना मेहनत मुशक्कत, उसमें अल्लाह पाक बरकत दे रहे हैं। पैसे आ गए हैं और हमारी नीयत भी यही थी कि हमें क्या कमाने थे? पैसे ही कमाने थे। और इसकी मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स भी दी थी। ठीक है भाई, सेल परचेज ऑफ गुड्स सर्विसेज, एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज, सेल परचेज ऑफ शेयर्स एक्सेट्रा। ठीक है, एक्सेट्रा। तो हमने कहा सर इंटेंशन, लेकिन ये इंटेंशन बड़ी कातिल चीज़ है। क्या ख्याल है? गुड्स की सेल परचेज हुई और इनकम भी जनरेट हो गई, लेकिन इंटेंशन तो दिल के इरादे का नाम है। क्या ख्याल है? इंटेंशन तो नीयत का नाम है, दिल के इरादे का नाम है। ठीक है, कैसे पता लगेगा कि ये इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी है? तो इसका एक टेस्ट है, छोटा सा टेस्ट है, जिस तरह हम केमिस्ट्री में पढ़ते थे ना, लिटमस पेपर टेस्ट। हाँ, एसिड को लिटमस पेपर रखते थे, ब्लू हो जाता था, रेड हो जाता था, याद भी नहीं आ रहा किस पे रेड होता था किस पे ब्लू होता था, लेकिन ऐसा कुछ होता था। तो हमने कहा इधर भी ऐसा कोई टेस्ट होगा क्या सर? हाँ, हमने कहा इधर भी इंटेंशन का एक टेस्ट है। फ्रीक्वेंसी एंड क्वांटिटी ऑफ ट्रांजैक्शन। मिसाल के तौर पर अब मैं आपको 2-3 मिसालें दूंगा, इससे आपको ये नॉन इनकम जनरेटिंग और इनकम जनरेटिंग दोनों समझ आ जाएगा आपको। मिसाल के तौर पर मेरे घर में एक सोफ़ा पड़ा हुआ था, वो सोफ़ा पुराना हो गया, पुराने फैशन का हो गया। ठीक है भाई, अब घर वाले कह रहे हैं भाई इसको बदलो, ये अजीब सा लगता है, मेहमान आते हैं। हाँ, मैंने बोला भाई लेकिन ये पुराना है, अच्छे पैसों में बिकेगा, लकड़ी भी अच्छी है और उस पर फैब्रिक भी बहुत अच्छा है। मैंने कहा ठीक है भाई, अच्छे पैसों में बिकेगा, भले बिकेगा, लेकिन हमें तो ढंग का सोफ़ा चाहिए, मुनासिब सोफ़ा चाहिए, मेहमान बैठे हैं उस पर अच्छा लगे, थोड़ा सा इंप्रेशन पड़े, भरम पड़े। अच्छा भाई, वो सोफ़ा बेच दिया। वो सोफ़ा जब लिया होगा मिसाल के तौर पर 5,000 रुपये का किसी ज़माने में पुराना, और अब बेचा तो बिक गया 15,000 रुपये का। क्या गेन आ गया? कितना? 10,000 का गेन आ गया। जबरदस्त बात। एग्जाम्पल नंबर टू, मैंने 100 सोफे खरीदे और बेच दिए। 100 सोफे खरीदे और 100 सोफे बेच दिए। ट्रांजैक्शन नंबर 1 में भी मैं सोफा ही बेच रहा था, ट्रांजैक्शन नंबर 2 में भी मैं सोफा ही बेच रहा था। क्या मुझे बता सकता है कोई कि किसमें इंटेंशन थी टू जनरेट इनकम और किसमें इंटेंशन नहीं थी टू जनरेट इनकम? सर, पहले वाले में आपकी इंटेंशन नहीं थी टू जनरेट इनकम। आपके घर का सोफा पुराना हो गया था, अच्छा नहीं लग रहा था, आपने कहा नया चेंज करते हैं, आपने बेच दिया, उस बेचने पर आपको गेन हो गया, लेकिन आपकी इंटेंशन गेन कमाने की नहीं थी। अगली वाली ट्रांजैक्शन में आपने 100 सोफे खरीदे, 100 सोफे बेच दिए, लेकिन मैं तुम्हें कह रहा हूं कि मेरी इंटेंशन इसमें भी गेन कमाने की नहीं थी। क्या तुम मानोगे?
तो 100 सोफे कौन खरीद के बेचता है सर? जिसका काम धंधा कारोबार होता है ये वही करता है ऐसी हरकतें। इंटेंशन आपकी इनकम जनरेट करने की होगी तो ही आपने 100 सोफे खरीद के बेचे हैं, ऐसे तो कोई बेचता नहीं है। हाँ यार तुमने तो पकड़ लिया। कैसे पकड़ा तुमने? कैसे पकड़ा? मेरी नीयत तुमने कैसे जानी? क्वांटिटी से। क्वांटिटी से। अच्छा यार ये क्वांटिटी ऐसी चीज है जो सामने वाले को ना पता लगवा देती है, पकड़वा देती है। अब मैं एक काम करूंगा, क्वांटिटी में डील नहीं करूंगा मैं। अब मैं क्या करने लगा, रोज का 1 सोफा खरीदता बेचता, एक खरीदता बेचता, एक खरीदता बेचता। महीने के 30 सोफे खरीदे, 30 सोफे बेचे। मैंने बोला अब बताओ, अब बताओ। देखो ये तो मैंने इनकम की इंटेंशन से नहीं बेचे। आपने कहा सर प्लीज टोपियां ना कराएं आप। ये जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजैक्शन है ये बता रही है कि इसके पीछे भी आपकी इंटेंशन क्या है, टू जेनरेट इनकम। तो देखो पता लग गया ना, या तो फ्रीक्वेंसी बता देगी या तो क्वांटिटी बता देगी। क्या ये बातें समझ आ रही हैं? अब आप देख लो, सेल परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जो बिजनेसेस होते हैं वो तो कितनी फ्रीक्वेंटली गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करते हैं, सेल करते हैं ना। अब मिसाल के तौर पर मैं अपने बिजनेस से जो सर्विसेज देता हूँ, मैं तो डेली सर्विसेज देता हूँ क्लाइंट्स को, मल्टीपल सर्विसेज देता हूँ। क्या ख्याल है? बात आ रही है समझ में? तो हमने कहा सर ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये जो क्वांटिटी है, ये बता देती है कि आपको जो रिसीट जेनरेट हुई है वो विद एक्टिविटी तो हुई है, आपने मेहनत की है, हरकत में बरकत डाली अल्लाह पाक ने, लेकिन उसके पीछे आपकी इंटेंशन भी क्या थी, टू जेनरेट इनकम। इसलिए ये आने वाले पैसे माजरत के साथ क्या कहलाएंगे, रेवेन्यू रिसीट कहलाएंगे। क्या ये बातें समझ आ गई? जबरदस्त। नॉन इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी पर आ जाओ, नॉन इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी पर आ जाओ। तो मैंने आपको जब कॉन्ट्रास्ट में एग्जांपल दी तो आपको समझ तो आ ही गया। घर का सोफा पुराना हो गया है, घर का सोफा पुराना हो गया है, 10 साल हो गए, मुझे बेचना है, नया सोफा चाहिए। पुराना सोफा बेचा, पुराना सोफा लिया होगा 5,000 का, आज बेच दिया 15,000 का, 10,000 का गेन आ गया। क्या ये मेरी इंटेंशन टू जेनरेट इनकम थी? नहीं सर, यहां पर इंटेंशन नो इंटेंशन टू जेनरेट इनकम। यहां पर कोई इंटेंशन नहीं थी टू जेनरेट इनकम। वाह भाई वाह, जबरदस्त बात हो गई सर। अब क्या करें, इंटेंशन तो नहीं थी लेकिन माल तो आ गया, अल्लाह पाक ने नफा करा दिया। हाँ भाई, क्या ये एक्टिविटी कोई इन्वॉल्व थी आपकी? हाँ सर एक्टिविटी इन्वॉल्व थी। सोफा बेचना कोई आसान काम थोड़ी होता है। पहले हमने बायर ढूंढा, फिर हमने गाड़ी वाले को बुलाया, सोफा उतरवाया, गाड़ी में लोड करवाया, थोड़ा सा हमने हाथ भी लगवाया, ठीक है। तो मेहनत, मुशक्कत, एक्टिविटी वगैरह इन्वॉल्व थी, जो भी है। मैंने कहा एक्टिविटी तो थी, विद एक्टिविटी है। इनकम जनरेटिंग है, नॉन इनकम जनरेटिंग है? विद एक्टिविटी तो है, लेकिन हमारी क्या इंटेंशन थी जनरेट इनकम की? नहीं, हमारी इंटेंशन नहीं थी। तो हमें ये रिसीट तो मिल गई है लेकिन हमारी इंटेंशन टू जनरेट इनकम नहीं थी। तो हम ये कहेंगे कि ये रिसीट आई है विद एक्टिविटी, बट इट इज नॉन इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी। तो अब क्या करें सर? अब जो रिसीट आई है इससे, अब जो इससे रिसीट आई है, क्या वो क्या वो टैक्सेबल होगी? एक कॉल ले लूं बच्चों। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुर्रम कैसे हैं? खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है आपकी? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। जी खुर्रम। नहीं, मुझे बताया नहीं है, मैं चेक कर लूँगा। अभी तो मैं क्लास में, मैं जैसी क्लास खत्म होती है मैं चेक कर लूँगा इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और वो उसके ट्यूशन स्लाइड्स का कुछ मसला हल हुआ और हम उस पर कोई आया जवाब? नहीं है, चले चले, खैर हो गई, खैर हो गई। ठीक है, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा भाई, नॉन इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी, इसकी एग्जांपल्स लिख लो मेरे बच्चों। सेल ऑफ पर्सनल सेल फोन,
लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन, सेल ऑफ पर्सनल मूवेबल एसेट्स specified under section 38 subsection 5। अच्छा, अब मैं इसकी मल्टीपल एग्जांपल्स भी देता चलूं। अब देखो आज आप लोगों को कितनी ज़बरदस्त बात पता लगी। ये बात कितने ऐसे लॉयर्स को नहीं पता होती जो टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं। हमारे पास कितने ऐसे लोग आए, यार अब आप हमारा, आपकी फर्म हमारा टैक्स रिटर्न देख ले। अच्छा भाई, टैक्स रिटर्न देख ली थी आप पर, हमने टैक्स रिटर्न खोला और पिछले साल के अंदर उनकी गाड़ी उन्होंने बेची, पर्सनल कार उन्होंने बेची, उस पर गेन आया, उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट हुआ है। हमने बोला ये क्या किया आपने? बोले ये तो पिछले लॉयर ने बोला था, आपने गाड़ी बेची, इनकम आई है, उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट होगा। हमने बोला बड़ा ही बेवकूफ़ कोई लॉयर था जिसने ऐसी कोई बात कही। क्योंकि सेल ऑफ पर्सनल मूवेबल एसेट्स, सेल ऑफ पर्सनल मूवेबल एसेट्स, क्या उस पर आने वाला कोई गेन चार्जेबल टू टैक्स होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि हमारी इंटेंशन टू जनरेट इनकम नहीं थी। ये रिसीट्स तो आ गई हैं, लेकिन ये नॉन इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी से आई हैं और ये चार्जेबल टू टैक्स नहीं होगी। ये कहलाती है कैपिटल रिसीट। क्या ये बात समझ आई? टेस्ट, कॉन्सेप्ट, क्राइटेरिया समझ आया? लेकिन फिर मैंने साथ में ये एक्सेप्शन भी लिख दिए। कुछ ऐसे पर्सनल मूवेबल एसेट्स हैं, कुछ ऐसे पर्सनल मूवेबल एसेट्स हैं जिनको अगर आपने बेचा तो लॉ स्पेसिफिकली कहता है कि इस पर मैं टैक्स लगाऊंगा। अच्छा, और मैंने जितनी बात लिखी है उससे आगे और पीछे अपनी तरफ से मत करना। मैंने यहाँ क्या लिखा है? सेल ऑफ पर्सनल मूवेबल एसेट्स। तो इसका मतलब कि मैंने कुछ सोच के लिखा होगा। अब किसी ने इसके साथ मूवेबल एंड इमूवेबल लगा दिया तो ये गलत हो गया। जितना बता रहा हूं उतना, ना आगे ना पीछे, क्योंकि अभी आप लोग बिल्कुल अंडे में बंद चूजे की तरह, जो भी हैच भी नहीं हुआ, ठीक है, अपनी तरफ से उल्टी सीधी कोई चीज नहीं। हाँ, आगे जब तुम सब पढ़ लोगे फिर तुम्हें सब पता लग जाएगा क्या है, फिर तुम गलती के चांस ही नहीं है। जब तुम कैपिटल गेन का हेड ही पूरा पढ़ लोगे तो फिर तुम ये ऐसी बेवकूफी वाली गलती तो कभी करोगे ही नहीं। इमूवेबल लिखने की गलती कभी करोगे ही नहीं। आर यू गेटिंग दिस? अभी तुम्हें पता नहीं है, इसलिए जितना मैं बता रहा हूं उतना। सेल ऑफ पर्सनल मूवेबल एसेट्स, और साथ में मैंने क्या भी लिखा है? पर्सनल। अब किसी ने जज्बात में आके सिर्फ मुझे बोल दिया सर सेल ऑफ मूवेबल एसेट्स। हमने कहा देखो भाई, टैक्स के अंदर आपको जुबान का ख्याल रखना पड़ेगा, लैंग्वेज का ख्याल रखना पड़ेगा, टेक्निकल वर्डिंग का ख्याल रखना पड़ेगा। ये कोई अंग्रेजी का पर्चा नहीं है जो आपने लेमैन लैंग्वेज में कुछ भी बोल दिया। यहाँ पर हर लफ्ज़ का एक पीछे मानी है, और उसके चेंज करने से जुमला चेंज, जुमला गलत। इधर से पर्सनल कवर हटा दो, ये जुमला गलत हो जाएगा। इधर से मूवेबल कवर हटा दो, जुमला गलत हो जाएगा। आर यू गेटिंग दिस? सेल ऑफ पर्सनल मूवेबल एसेट्स, उसकी भी क्या मैंने बता दिया आपको, एक एक्सेप्शन है। ये एक्सेप्शन हम कैपिटल गेन में पढ़ लेंगे। कुछ ऐसे पर्सनल मूवेबल एसेट्स हैं कि जिनको बेचने पर गेन आएगा, चार्जेबल टू टैक्स होगा। वो कौन से सेक्शन में लिखे हैं? सेक्शन 38 सब सेक्शन 5। अभी तुमको क्या पता क्या सेक्शन 16, क्या सेक्शन 38, क्या सेक्शन 39? जो मैं बोल रहा हूँ लिखते चले जाओ, तुमको क्या पता। सही है सर? क्या ये नंबर्स हमें याद करने होंगे? क्या ये नंबर्स हमें याद करने होंगे? सेक्शन नंबर वैसे याद करना जरूरी नहीं है। सेक्शन नंबर, सुन लो मेरी बात गौर से, बाद में पूछते हो मुझे मैसेज कर करके, सर ये सेक्शन नंबर याद करें। अरे अजीब बेवकूफ लोग हो यार। भाई सेक्शन नंबर, पहली बात तो ये कि याद करना जरूरी नहीं है, लेकिन साथ में तुम्हें इस बात का भी एहसास होना चाहिए कि तुम हो टैक्स के स्टूडेंट्स। तो ये सेक्शन नंबर तो टैक्स के स्टूडेंट्स का जेवर हुआ करता है। अब आप कह सकते हैं सर जेवर तो मर्दों के लिए हराम है।
बालियां पहन के घूमते हो और जेवर हराम है मर्दों के लिए, हैं। तो हमने कहा जब आप टैक्स के स्टूडेंट हो, जब आप टैक्सेशन पढ़ रहे हो, तो कुछ सेक्शंस तो ऐसे होंगे कि मैं आपको कहूँगा ये सेक्शन का नंबर आपको याद होना चाहिए। मिसाल के तौर पर तुम सैलरी इनकम पढ़ रहे हो, तो भाई सैलरी इनकम का सेक्शन नंबर 12 है, ये तुम्हें याद होना चाहिए कि हमने सैलरी इनकम पढ़ा था, सैलरी इनकम का मेन सेक्शन 12 है। मैं तुमसे ऑर्डिनेंस से नहीं पढ़वा रहा, टेक्निकल वर्डिंग्स नहीं पढ़वा रहा, लेकिन इतनी चीज़ें तुमको पता होनी चाहिए कि कल को किसी से बात करो तो लगे हाँ यार टैक्स पढ़ के आए हो। वैसे तो अगर तुम किसी से बात करोगे और उल्टे सीधे गलत सेक्शन भी कोट कर दोगे तो कोई पकड़ेगा नहीं तुमको। हाँ ऐसे ही होता है। अब मैं किसी से बात कर रहा हूँ, मीटिंग में हूँ क्लाइंट के साथ, अब मुझे रिक्वायरमेंट्स पता है, सेक्शन याद नहीं आ रहा, 2-4 उल्टे सीधे सेक्शन नंबर फेंक दिए, सामने वाला भी इंप्रेस हो गया, यार बंदे की बहुत जबरदस्त ग्रिप है ऑर्डिनेंस के ऊपर। उसको क्या पता उस सेक्शन में लिखा हुआ या नहीं लिखा हुआ, ना तो वो पकड़ेगा ना चेक करेगा ना रिकॉर्ड कर रहा है कि बाद में ये वाला सेक्शन बोला था। ठीक है, वैसे ऐसा होता नहीं है, कम होता है कि सेक्शन नंबर गलत कोड हो जाए, लेकिन बहर तौर उसको भी, अब चूंकि हमने तो पेपर दे दिया ना यार, हम तो ऑर्डिनेंस खोल के देख सकते हैं ना, तुम लोग नहीं देख सकते, हम तो देख सकते हैं ना भाई, ऑर्डिनेंस खोल के चेक कर लिए कौन सा सेक्शन है, चलो बता दिया। लेकिन मोटे मोटे सेक्शन आपको पता होने चाहिए। सैलरी का सेक्शन नंबर 12 है, रेंट का सेक्शन 15-16 है, कैपिटल गेन का 37A 38 सब सेक्शन 5 है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का 39 है, इनकम फ्रॉम बिजनेस का 18, 20, 21 ये वाले सेक्शन है। ये मोटे मोटे सेक्शन तुमको पता होने चाहिए हैं। आर यू गेटिंग दिस? जरूरी नहीं है, नहीं पता होगा मार्क्स नहीं कटेंगे, नहीं लिखोगे मार्क्स नहीं कटेंगे, लेकिन ये 2, 4, 5, 6 सेक्शन तुम नहीं भी चाहोगे तो तुमको याद हो जाएंगे, हो जाएंगे। इतना हम डिस्कस करेंगे, इतनी हम बातें करेंगे कि तुमको याद हो ही जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गई ये बात? 38 सब सेक्शन 5 ऐसा ही एक सेक्शन है जो आपको याद हो जाएगा और ख्वाबों में भी नजर आएगा। 38 सब सेक्शन 5, उसमें कुछ स्पेसिफाइड पर्सनल मूवेबल एसेट्स गिवन है, उनको बेचोगे तो गेन भी आएगा और चार्जेबल टू टैक्स भी होगा। सस्पेंस क्रिएट हो जाता है, सर बता दें ऐसे कौन से एसेट्स हैं, हमें सस्पेंस क्रिएट हो गया, नींद नहीं आएगी आज रात को। ऐसी कुछ मिसालें दे देता हूं मैं 2-3, जैसे कि पर्सनल पेंटिंग, किसी के घर में पर्सनल पेंटिंग लगी हुई, अगर वो उसको बेचेगा और उस पर गेन आएगा तो है वो पर्सनल पेंटिंग, है वो पर्सनल मूवेबल एसेट, लेकिन उसका जो गेन आएगा वो चार्जेबल टू टैक्स होगा अंडर द हेड कैपिटल गेन। इसी तरह पर्सनल ज्वेलरी, ये बात ख़वातीन के लिए, पर्सनल ज्वेलरी अगर आपने सेल की तो है तो वो पर्सनल मूवेबल एसेट, लेकिन उस पर जो गेन आएगा वो चार्जेबल टू टैक्स होगा। अब ऐसी 4-5-6 चीज़ें लिखी हुई हैं उसके अंदर, जब हम पढ़ेंगे तो आप देख लीजिएगा, मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा सारी की सारी, अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये लिख लो तो अच्छा है, याद रहेगा। ऐसा ना हो कि आप कभी किसी के सामने बैठो उसको बोलो भाई सारे पर्सनल मूवेबल एसेट हैं, जब तुम भी बेचो कोई टेंशन वेंशन लेने की नहीं है, गेन शेन नहीं आने वाला कोई भी, बोलेगा वो पागल आदमी। अभी हमने ज्वेलरी बेची कल परसों, गेन आया है, टैक्स वाले ने बोला टैक्स होगा उसके ऊपर, ओ अच्छा पता ही नहीं था। सही है, नीम हकीम खतरा जान वाली बात हो जाती है, फिर समझ रहे हो ना? याद रहेंगी ये बातें, याद रहेंगी इंशाल्लाह। विद एक्टिविटी है और दूसरा क्या था हमारे पास, विदाउट बस विदाउट एक्टिविटी। विदाउट एक्टिविटी में भी अब देखो बहुत काम की चीजें तुमको पता लग गई हैं। घर पे जाके तुमने बता दिया ना, किसी के बिल पे लग रहा है इनकम टैक्स लग रहा है, चेक किया किसी ने? नहीं किया। कौन है जिसने चेक किए? लग रहा है, देखा? अब अब्बा को बता दो तुम फौरन से, बता दिया अब्बा को, बता दिया। वैसे अब्बा को तो बता दिया तुमने, के इलेक्ट्रिक की वेबसाइट पे जाओ, अपडेट कस्टमर डिटेल्स पे चले जाना, अपडेट कस्टमर डिटेल्स पे जाकर अब्बा का CNIC लेना, अब्बा फाइलर है, एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में नाम आ रहा है उनका, आप जाना अपने बिल की डिटेल डालना, अपने अब्बा का CNIC अपलोड करना और सबमिट कर देना। ये काम खुद भी आप कर सकते हो। ठीक हो गई बात? तो अब आपके बिल में जो एडवांस टैक्स लग रहा है वो लगना बंद हो जाएगा इंशाल्लाह, अल्लाह की ज़ात से मुझे उम्मीद है। और भी बाकी लोग भी अपने घर पे जाके अपने बिजली का बिल चेक कर लें, अब्बा को बोले हमने आपका फ़ायदा करा दिया, देखें हर महीने 2-2 हज़ार रुपये बिजली का बिल लग रहा था, अब देखें आपकी फ़ीस तो हमने एक झटके में निकाल दी। बात समझ आ रही है? इसी तरह ये कितने काम की चीज़ है। पर्सनल गाड़ी अगर आपने बेची है, उसके ऊपर कोई गेन आ गया है तो उसके ऊपर टैक्स, ये आपको आज पता लग गया है, उसके ऊपर कोई टैक्स। आर यू गेटिंग दिस? क्लियर है सबको बातें, सबको? अच्छा भाई।
अभी और भी मजे की बातें पता लगने वाली हैं, थोड़ा सा जरा तवज्जो गौर। देखो टैक्सेशन इज वेरी प्रैक्टिकल, इसीलिए ये सब्जेक्ट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाता है। यू कैन रिलेट ईच एंड एवरीथिंग टू योर प्रैक्टिकल लाइफ, इंस्टेंसेस, एक्टिविटीज, ऑब्जर्वेशंस एंड व्हाट नॉट। इसको वाउच करना बड़ा आसान, आस पास इर्द गिर्द देखना, विटनेस करना बड़ा आसान है इसको। हम सैलरी का हेड पढ़ेंगे, आप बोलेंगे हाँ सर मेरा कज़न भी सैलरी कमाता है, उसको भी मेडिकल बेनिफिट मिलता है, घर मिलता है, ये मिलता है, वो मिलता है, हाँ 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 सर, अच्छा सर, ज़बरदस्त बात आपने बताई। कैपिटल गेन, हाँ सर मेरे अब्बा ने पिछले साल ही तो प्रॉपर्टी बेची, मुझे तो ये पता ही नहीं था, देखें ये इस तरह से कैलकुलेट होता है, अच्छा अच्छा। रेंट, हाँ सर देखें रेंटल इनकम के ऊपर ऐसे टैक्स कैलकुलेट होता है, मुझे नहीं पता था। कितनी ज़बरदस्त बात बताई आपने यार, ये बेनिफिट्स रेंटल इनकम के अगेंस्ट जो एक्सपेंसेस लेस होते हैं। आप, अब मैं मज़े की बात बताऊं, मेरे अब्बू रिटर्न फाइल करते थे, मेरे घर की बता रहा हूँ मैं, मेरे अब्बू रिटर्न फाइल करते थे, वो किसी लॉयर से करवाते थे, पुराने लॉयर से, वो सालों सालों से वही रिटर्न फाइल करता था, ठीक है। अब बोल रहे थे चल रहा है करने दे इसको, मैंने बोला करने दो आप, मुझे दे दो मैं कर देता हूँ, क्यों पैसे दे रहे हो आप फजूल में इसको। तो फिर एक दिन मैंने वो रिटर्न खोल के देख लिया, मैंने बोला देखें कितना पागल है, रेंटल इनकम जो दिखाई है उसके अगेंस्ट इसने ये एक्सपेंसेस भी लेस नहीं किया, आपके एक्सपेंसेस भी लेस हो सकते हैं। इनकम ज़्यादा दिखा देता, एक्सपेंसेस लेस कर देता, और ज़्यादा वेल्थ भी आपकी वाइट हो जाती। तो ये जो चलते फिरते लॉयर्स होते हैं ना, जो 2-4-5 हज़ार रुपये में रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं, उनको टैक्स लॉ के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। वो क्या करते हैं, आपसे सिर्फ डेटा लेंगे, फिगर पुट इन करेंगे उल्टी सीधी, आपको भी नहीं पता उसको भी नहीं पता, सबमिट कर देगा, वो बोलेगा आपका टैक्स रिटर्न फाइल हो गया है। आप मजे की बात सुनो, हमारे पास कुछ क्लाइंट्स आए, बातें नहीं, आपस की बातें नहीं होंगी, हमारे पास कुछ क्लाइंट्स आए, बोले हम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, आप कर दें हमारा टैक्स रिटर्न फाइल। हमने कहा ठीक है, कितने लेंगे आप? हमने कहा भाई इंडिविजुअल का रिटर्न है, ये वो है, आप 10,000 रुपये दे देना। चले आप जानने वाले हैं, आप 10,000 रुपये। हम तो जिससे कराते थे वो 2,000 रुपये लेता था हमसे। मैंने कहा अच्छा ज़रा ID पासवर्ड तो दें, चेक तो करें। 2,000 रुपये में ऐसा क्या तीर मारता था। ID लिया, पासवर्ड लिया, खोला, रिटर्न खोला, नील रिटर्न फाइल हुआ है, इनकम इज नील, लायबिलिटी इज नील, वेल्थ इज नील, एवरीथिंग इज नील, सबमिट। हमने बोला 2,000 रुपये ज़्यादा लिए, ये वाला रिटर्न हम 500 में फाइल कर देंगे आपका। बताओ यार कैसे कैसे लोग 2 नंबर लोग बैठे हुए हैं, कैसे कैसे 2 नंबर लोग बैठे हुए हैं, यकीन नहीं आता, ऐसी टोपी कराते हैं। अल्लाह माफ़ करे, मुंह ही नहीं दिखाना आखिरत में जाके अल्लाह को। खैर, हमने कहा विदाउट एक्टिविटी। सर तो ये पैसे कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो विदाउट एक्टिविटी भी जनरेट हो, हमें तो पता ही नहीं है, हमें पता हो तो हम तो फिर बैठ जाए, विदाउट एक्टिविटी पैसे जनरेट करेंगे। हमने कहा ठीक है चलो जरा एग्जांपल्स लेते हैं ऑन वॉलंटरी बेसिस। जैसे कुछ एग्जांपल्स हमने ली भी थी, दोबारा भी ले लेते हैं। एग्जांपल, पॉकेट मनी। अब ये पॉकेट मनी कोई आप एक्टिविटी तो नहीं कर रहे हो जो ये पैसे आपको मिल रहे हैं, क्या ख्याल है? अम्मा अब्बा दे रहे हैं बेचारे, कुछ कर रहे हो तो भी दे रहे हैं, हरामखोरी कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो तो भी दे रहे हैं, और कुछ कर भी रहे हो तो उनके लिए कौन सा अच्छा कर रहे हो, क्या ख्याल है? नहीं सर, हम बहुत मेहनत करते हैं, हम बहुत पढ़ते हैं ना, इसलिए हमारे अम्मा अब्बा हमको उसकी तनख्वाह देते हैं, आपको पता है? ये 2 थप्पड़ देने चाहिए तुम्हारे अम्मा अब्बा पैसे देते हैं। एक तो वो तुम पे पैसे लगा रहे हैं, किसके मुस्तकबिल के लिए? तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए। तो हमने कहा ये जो पॉकेट मनी मिल रही है, ये मिल रही है ऑन वॉलंटरी बेसिस। जिस महीने अब्बा को गुस्सा आया, रिजल्ट खराब आया, उन्होंने कहा ये बंद हो जाएगी, ये खुशी से मिल रही है, वॉलंटरी बेसिस पे मिल रही है। दिल चाहेगा मिलेगी, दिल चाहेगा नहीं मिलेगी, वॉलंटरी बेसिस, आप फोर्स नहीं कर सकते। सही हो ये बात? पॉकेट मनी। और हमने क्या देखा था? एनवेलप्स या गिफ्ट्स ऑन बर्थडे पार्टी। ये बीपी का मतलब जो शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ वो बता भी रहा हूँ साथ में, बाद में नहीं पूछना सर बीपी का मतलब ब्लड प्रेशर तो नहीं था यहाँ पे। बर्थडे पार्टी, ठीक है मेरे बच्चों। वेडिंग सेरेमनी, ये वर्ल्ड कप नहीं है, वर्ल्ड कप नहीं है, वेडिंग सेरेमनी है। इंगेजमेंट सेरेमनी, ठीक है भाई, ईसी। तो ये मैंने बता भी दिया है और शॉर्ट फॉर्म लिख दिए हैं अभी, लेकिन आज कुछ बच्चों के मैसेज आएंगे, सर इसका मतलब क्या है? वो सुन ही नहीं रहे, मलंग लोग हैं। ठीक हो गई बात, वॉलेंटरी बेसिस पे मिल रहे हैं। लेकिन सर ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई?
बर्थडे पार्टी इतनी मेहनत से अरेंज हुई, खाना लेकर आए, हमारी अम्मा ने खाना बनाया, केक बनाया। वेडिंग सेरेमनी, इतनी मेहनत से वेडिंग सेरेमनी अरेंज होती है, एंगेजमेंट सेरेमनी अरेंज होती है, इतनी सारी उसकी अरेंजमेंट्स करना पड़ती हैं। तो सर ये आपने कैसे लिख दिया विदाउट एक्टिविटी? हमने कहा ओ बेगैरत आदमी, ये मेहनत से भले अरेंज होती है, लेकिन ये जो बंदा वहाँ पर आ रहा होता है, वो जो भी आपको गिफ्ट दे रहा है, पैसे दे रहा है, पहली बात तो ये आप उसको खुशी से बुला रहे हो ना, और आप उसके ऊपर पिस्तौल तो नहीं रख सकते भैया 5,000 से कम का एनवेलप है तो एंट्री यहाँ से नहीं होगी, वापसी। बर्थडे का जो इनविटेशन लेटर जा रहा है उस पर लिखा हुआ है कम से कम गिफ्ट की जो मालियत है उसकी मिकदार महंगाई के तहत 5,000 मुकर्रर कर दी गई है। ऐसा कोई सीन पार्ट नहीं होता है वॉलेंट्री बेसिस पर, विदाउट एक्टिविटी। ये पैसे आपको मिल रहे हैं बैठे बैठे भाई, कुछ किए बगैर। बात समझ आ रही है? विदाउट एक्टिविटी मिल रहा है। और बताओ जरा जी बेटा। स्कॉलरशिप से रिलेटेड बातें होंगी बाद में। स्कॉलरशिप हो सकती है और स्कॉलरशिप एग्जेम्प्ट होती है, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है, उसके लिए अलग से सेक्शन। जो स्पेसिफिक चीज है ना, देखो जो स्पेसिफिक चीज है ना वो हम बाद में भी पढ़ेंगे, वो आएंगे, स्पेसिफिक सेक्शन आएंगे उसके, ठीक है मेरे बच्चों। अच्छा, वॉलेंट्री बेसिस, और मैं क्या बोल रहा था तुम लोगों को? गिफ्ट्स नहीं हो गए, लेकिन इसको जरा दोबारा भी लिख लेते हैं। चलो बल्कि गिफ्ट इसके अंदर हो गए ना, तो अब इसकी एक्सेप्शन लिख लो। एक्सेप्शन गिफ्ट्स received from non-relatives। अच्छा भाई सुन लो, तो ये जो विदाउट एक्टिविटी मिल रहे हैं, बगैर कुछ किए मिल रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं, जो पैसे गिर रहे हैं, पॉकेट मनी हो गई, या बर्थडे पार्टी पे, या वेडिंग पे, एंगेजमेंट पे, या वैसे ही मिलने वाले जो गिफ्ट्स हैं, तो जो गिफ्ट्स आपको मिल रहे हैं ये वॉलेंट्री बेसिस पर मिल रहे हैं, ठीक है। तो जो इस तरह के विदाउट एक्टिविटी वॉलेंट्री बेसिस पर चीज़ें आपको मिल रही हैं वो किस में फॉल करती हैं? कैपिटल रिसीट में। ये इनकम नहीं होती। आर यू गेटिंग दिस? मिसाल के तौर पर आपके अब्बा ने आप पास हुए, आपका रिजल्ट आया, आप पास हुए, और आपके अब्बा ने आपको iPhone 15 गिफ्ट कर दिया। ये CA फाइनल के ऊपर पास होने पे गिफ्ट होता है भाई, ऐसे नहीं है। PRC पास होने पे गिफ्ट नहीं होता है, पागल। पता लगा घर जाके अब्बा को बोला सर तो ऐसी ऐसी मिसालें दे रहे थे, वाह वाह आज तो दिल खुश हो गया। क्यों बेटा, क्या एग्जाम्पल दी? बोल रहे थे पास होने पे अब्बा ने iPhone 15 दे दिया। तो लगा अब्बा कल मुलाकात के लिए आ गए, सर आप कैसी एग्जाम्पल्स दे रहे हैं। ऐसे गिफ्ट्स आपको मिलेंगे इंशाल्लाह, CA क्वालिफाई करने पे मिलेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। आपके अम्मा अब्बा ऐसे गिफ्ट देंगे आपको, लेकिन वो CA क्वालिफाई करने पे देंगे। PRC पास करने पे मत मांग लेना उनसे गिफ्ट, थप्पड़ मिलेगा। अच्छा भाई, तो अब ये जो आपके अब्बा ने गिफ्ट दिया है, क्या ये वॉलेंट्री बेसिस पे दिया है? क्या ये विदाउट एक्टिविटी दिया है? नहीं सर, इतनी मेहनत हमने की थी। ओ पागल आदमी, वो तो तुमने अपने लिए की थी। अब्बा को उससे क्या फ़ायदा मिलेगा? विदाउट एक्टिविटी दिया है ना, तुमने इसको कुछ अर्निंग थोड़ी करी है, ठीक है। स्टडीज़ तो अलग चीज़ होती है, तुमने कोई अर्निंग थोड़ी करी है, खुद से अर्निंग थोड़ी करी है, तुम्हारा कोई राइट इस्टेब्लिश थोड़ी हुआ है। देखो यहाँ पर तो एक राइट इस्टेब्लिश हो रहा था ना, हमने किसी को कोई चीज़ सेल करी है, तो अब हम उससे पैसे लेंगे ना, हमारा राइट इस्टेब्लिश हो रहा है ना। यहाँ पर तुम पास हो गए, अब्बा को ये तो नहीं बोलोगे मैं पास हो गया, मेरा राइट इस्टेब्लिश हो गया, iPhone 15 दे दें, नहीं ना, अब्बा ने खुशी से दिया है, ऑन वॉलेंट्री बेसिस दिया है ना मेरे बच्चों। अच्छा भाई, लेकिन इसकी भी एक एक्सेप्शन है। क्या है इसकी भी? एक्सेप्शन है। ये भी हम पढ़ेंगे सेक्शन 39 में पढ़ेंगे। ये हम 39 सेक्शन 39 में पढ़ेंगे ये एक्सेप्शन। अगर गिफ्ट आपको रिसीव हो रहा है फ्रॉम नॉन रिलेटिव, किससे? अगर आपको गिफ्ट रिसीव हो रहा है फ्रॉम नॉन रिलेटिव से अगर गिफ्ट आपको रिसीव हो रहा है, तो
उस पर ये उसूल लागू नहीं होगा। इसका मतलब कि सर अगर हमें नॉन रिलेटिव से गिफ्ट रिसीव हो रहा है तो क्या वो चार्जेबल टू टैक्स हो जाएगा? यस, यस। आर यू गेटिंग दिस? फ्रेंड्स भी नॉन रिलेटिव हैं बेटा, बिल्कुल। फ्रेंड्स भी क्या हैं? लेकिन फ्रेंड्स ऐसे गिफ्ट देते ही नहीं है। फ्रेंड्स ऐसे गिफ्ट देते ही नहीं है, ठीक है। फ्रेंड आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे? कैंटीन में जाके चाय पिला देंगे, आओ पेपर पास हुआ तुझे मैं क्लब सैंडविच खिला देता हूँ, तो पता भी नहीं लगता टैक्स वाले को, खा लिया आपने। नॉन रिलेटिव से जो गिफ्ट मिले, नॉन रिलेटिव से, इसके ऊपर बड़ी तफसील है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सेक्शन है, ये आप पढ़ेंगे और ये एग्जामिनर को भी बड़ा पसंद है। इसके ऊपर हम बहुत डिटेल से बात करेंगे। अभी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, अभी मैं सिर्फ सरसरी बात करूंगा, सिर्फ सरसरी बात, क्योंकि अभी तो ना आपको रिलेटिव की डेफिनेशन पता है, ना आपको ये पता है कि नॉन रिलेटिव्स में कौन कौन आते हैं। रिलेटिव में वो आते हैं, रिलेटिव्स में वो आते हैं जो सेक्शन 85 सब सेक्शन 5 में आते हैं। रिलेटिव्स में वो आते हैं जो सेक्शन 85 सब सेक्शन 5 में आते हैं। अब आपको तो नहीं पता इसमें कौन आता है, आपको तो नहीं पता, तो जब हम पढ़ेंगे तब देखेंगे। सही है मेरे बच्चों? लेकिन मैं एग्जाम्पल दे दूं, छोटी सी एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल, चूंकि एक एग्जाम्पल से आपको बात समझ आ जाएगी, पूरी नहीं आएगी लेकिन आ जाएगी समझ। अब्बा ने गिफ्ट दिया, क्या अब्बा रिलेटिव में होंगे? अब्बा रिलेटिव में नहीं होंगे तो कौन होगा भाई? अब्बा तो रिलेटिव में होंगे। क्या अंकल रिलेटिव में होंगे? हाँ, अगर वो अंकल अब्बा के भाई हैं और हम उनको अंकल कह रहे हैं, चचा कह रहे हैं, तो वो तो रिलेटिव में आएंगे। लेकिन अगर अब्बा के दोस्त हैं, कहते हैं हम उनको भी चचा ही हैं, लेकिन वो आपके सगे चचा नहीं है, वो अब्बा के दोस्त हैं, तो वो रिलेटिव की डेफिनेशन में फॉल नहीं करेंगे। तो अगर ऐसे किसी अंकल ने जो कि अब्बा के बड़े गहरे दोस्त हैं और आप उनके बड़े फेवरेट भतीजे हैं, आप उन नहीं, मैं वैसे ही कह रहा हूँ, होता है ना, अब्बा के दोस्त हैं, उनसे अच्छी बातचीत है, शफकत करते हैं, पास हुए आपको गिफ्ट भी मिल गया। अब मिसाल के तौर पर आप पास हुए, आपको गिफ्ट मिल गया, अब्बा के दोस्त से आपको गिफ्ट मिल गया, कोई अब्बा के दोस्त से आपको गिफ्ट मिल गया, सीए क्वालिफाई करने पर एक कीमती पेंटिंग मिल गई आपको, सीए क्वालिफाई करने के ऊपर आपको एक कीमती सेलफोन मिल गया एज अ गिफ्ट, लाख रुपए का सेलफोन मिल गया, लाख रुपए का सेलफोन दे दिया, तो क्या क्या ख्याल है, क्या ख्याल है, वो कैपिटल रिसीट में आएगा? हमने कहा नहीं सर, वो इस एक्सेप्शन में फॉल कर जाएगा, गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम नॉन रिलेटिव में फॉल कर जाएगा, और अब वो टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि वो स्पेसिफिकली, याद है ना पढ़ा था, कैपिटल रिसीट इज नॉट इनकम अनलेस स्पेसिफिकली टैक्स्ड एज डीम्ड इनकम। खास तौर पर वो लॉ के तहत स्पेसिफिकली टैक्स कर दिया गया, सेक्शन 39 के तहत टैक्स कर दिया गया, तो अब वो इनकम का पार्ट बन जाएगा। क्या ये बात समझ आती है आपको? अच्छा भाई जी, क्या है टैक्स वालों को? ये जो तुम्हारे मासूमाना सवालात है ना, ये जो तुम्हारे मासूमाना सवालात है ना, बड़े प्यारे सवालात हैं। अच्छा, ऐसे जितने भी गिफ्ट्स होते हैं ना, मैंने पहले भी बताया था, ऐसे जितने भी गिफ्ट्स होते हैं, ऐसे जितने भी एसेट्स होते हैं जो कहीं रजिस्टर नहीं होते, जो कहीं भी रजिस्टर नहीं होते, उसका टैक्स वाले को पता नहीं चलता। मिसाल के तौर पर आपके अंकल ने आपको वॉच दे दी, और वो वॉच थी गोल्ड वॉच। अब वो गोल्ड वॉच है तो 3 लाख रुपए की, 4 लाख रुपए की गोल्ड प्लेटेड वॉच है, मतलब 4 लाख रुपए की वॉच है, लेकिन क्या वो वॉच कहीं रजिस्टर हो रही है? नहीं, तो टैक्स वाले को पता चलने के चांसेस हैं? नहीं है, चांसेस नहीं है। बात समझ आ गई? तो अब वो तुम गोल्ड प्लेटेड वॉच पहन के घूमो और टैक्स वाले को ना बताओ तो कोई मसला नहीं है, लेकिन थोड़े दिन बाद तुम्हारा उस गोल्ड प्लेटेड वॉच से दिल उकता गया, तुमने कहा मैं इसको बेच देता हूँ। टाइम तो देखना है, गोल्ड प्लेटेड असल में है कि नहीं है किसको पता। ऐसे ही गोल्डन दिखने वाली एक और वॉच ले लेता हूँ, सबको बोलूँगा गोल्ड प्लेटेड है,
लेकिन वो ले लेता हूँ मैं 2000 रुपये की वॉच, आपने 2000 रुपये की वॉच ले ली, असली वाली बेच दी, 4 लाख रुपए आए, आपने होंडा 150 ले ली। होंडा 150 को आपने करा लिया रजिस्टर अपने नाम पे। अब जैसे ही आपने होंडा 150 को अपने नाम पे रजिस्टर कराया, टैक्स वाले को पता चल जाएगा कि आपने होंडा 150 अपने नाम पे रजिस्टर कराई। वो पूछेगा भैया ये पैसे कहाँ से आए, अब आप परेशान हो जाओगे, अब आपको बताना पड़ेगा। हैं किसी रिलेटिव ने गाड़ी दी थी, तो किसी रिलेटिव ने गाड़ी दी थी तो उसकी वेल्थ से वो आउट होना चाहिए और आपकी वेल्थ में इन होना चाहिए। अब जब किसी रिलेटिव ने गाड़ी दी ही नहीं तो उसकी वेल्थ से वो आउट किधर से होगी? प्रूफ मांगता है टैक्स वाला, वरना कहता है कायदे आज़म की सिफारिश लेकर आओ तो मानूंगा। अच्छा भाई, तो क्या ये बातें समझ आ रही हैं आपको? अब आ जाओ जरा इधर। बातें नहीं, यहाँ पे लीगल राइट इज एस्टैब्लिश्ड, लीगल राइट। अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं, नहीं पेंशन नहीं, पेंशन रुक जाओ, तसल्ली। वेयर लीगल राइट इज एस्टैब्लिश्ड, एग्जाम्पल, पहली एग्जाम्पल लो। स्कीम publicly एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर आपका जाना हो गया जीतो पाकिस्तान में। जीतो पाकिस्तान में आप चले गए किसी तरह से। अब जीतो पाकिस्तान में जाकर आपने, रमज़ान का मुबारक महीना था, आपने कहा मैं अगर सुरीली आवाज़ में गा दूँ कुछ तो नेकियां तो बहुत कर ली, गुनाह थोड़ा सा डबल हो जाता है कि कुछ ऑफसेट हो जाए नेकियां। तो आपने अपनी सुरीली आवाज़ में कुछ गा दिया, ठीक है भाई, और उन्होंने अनाउंस कर दिया कि भैया ये बाइक आपकी हुई, ये बाइक आप ले जाए, ये बाइक आपकी हुई। ज़बरदस्त बात हो गई, ये बाइक आपकी हुई। अच्छा भाई, अब जैसे ही आप बाइक ले जाने लगे, जैसे ही आप बाइक ले जाने लगे, प्रोग्राम ख़त्म हुआ, आपने बोला भैया बाइक दो। तो उन्होंने कहा भैया ये तो मजाक था, कैमरे में आप हाथ हिला दें, ये तो हम सबके लिए रोज़ अनाउंसमेंट करते हैं, ये दो सबको थोड़ी बाइक देने के लिए बैठेंगे, हम तो कंगाल हो जाएंगे, तो मजाक था। तो क्या ख्याल है, आप चले जाएंगे या आप थोड़ी सी रेजिस्टेंस करेंगे? लेकिन इतनी मेहनत से मैंने गाना गाया, मैं ऐसे हर किसी के लिए नहीं गाता, खुसूसी लोगों के लिए गाता हूँ मैं खाली। तो हमने कहा सर रेजिस्टेंस करेंगे। भैया क्यों रेजिस्टेंस करेंगे? तो वो कह रहा था बाइक दूंगा, नहीं दे रहा, मर्जी उसकी, वॉलंटरी बेसिस पर है, मर्जी उसकी, नहीं दे रहा। मैंने कहा नहीं सर, ये तो उसने पब्लिकली अनाउंस्ड स्कीम थी कि जो आएगा, जो प्राइस मिलेगा, टीवी के ऊपर उसने अनाउंस किया है, टीवी पर ही अनाउंस किया है सर ये। अच्छा भैया टीवी पर अनाउंस किया है, टीवी पर अनाउंस किया है और मेरा क्या एस्टेब्लिश हो गया है? लीगल राइट एस्टेब्लिश हो गया। मेरा क्या एस्टेब्लिश हो गया है? लीगल राइट एस्टेब्लिश हो गया है। तो वॉलंटरी बेसिस पर, लेकिन सर ये वॉलंटरी बेसिस, ये वैसा वॉलंटरी नहीं है, ये पब्लिकली अनाउंस्ड स्कीम थी और उस पब्लिकली अनाउंस्ड स्कीम के तहत मैंने कोई एक्ट किया और मुझे प्राइज मिल गया। तो यहाँ पर मेरा क्या एस्टेब्लिश हो गया है? लीगल राइट एस्टेब्लिश हो गया। तो अब मैं ऐसे ही नहीं जाऊँगा, अब तो ये मैं बाइक लेकर जाऊँगा। हमने कहा यार आप तो बहुत सीरियस हो गए यार, ये क्या बात हो गई, आप तो बहुत सीरियस हो गए। कहा भाई ठीक है, जहाँ पर ऐसे माल पानी इन्वॉल्व होता है तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली सीरियस हो जाते हैं। तो हमने कहा जिधर आप सीरियस हो जाते हो उधर एफबीआर भी सीरियस हो जाता है। एफबीआर कहता है ठीक है, जब तुम्हारा लीगल राइट इस्टेब्लिश हो गया और पब्लिकली अनाउंस्ड स्कीम है तो फिर ये हो जाएगी आपकी रेवेन्यू रिसीट। क्या हो जाएगी? ये आपकी रेवेन्यू रिसीट। और अब जो आपको ये बाइक मिल रही है ये आपकी इनकम बन जाएगी।
आपकी क्या बन जाएगी? मिसाल के तौर पर 2 लाख रुपए की बाइक है तो वो 2 लाख आपकी क्या बन जाएगी? इनकम बन जाएगी। आपको कैश प्राइस मिल गया 1 लाख रुपए का तो वो 1 लाख रुपए आपका क्या बन जाएगी? इनकम बन जाएगी। इनकम बन जाएगी और उस पर हम आपसे टैक्स भी लेंगे। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल ये है कि प्राइजेस एंड विनिंग्स के ऊपर विद एक्टिविटी है। हाँ बेटा, और अगर गाना गाने के ऊपर वो बाइक ना दे, अनाउंस ना करे तो उसको, तुमको पता था तुम गाना गाओगे तो तुमको ये बाइक मिलेगी? वो भी तो हो सकता था आपने गाना गाया, बहुत अच्छा गाना, सब तालियां बजाएं, ठक 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 तालियां। भाई देखो, मैं वही तो आपको कह रहा हूं ना, ये आप वो तो कभी कभी ऐसे बोल देगा, लेकिन क्या आप इसी वजह से इस प्रोग्राम में आए थे? आपको पता था ये मिलने वाला है? ये टिकट लेकर आए थे आप? नहीं, सबको नहीं मिलता। ठीक है, हाँ, लेकिन जब आपने कोई ऐसा एक्ट कर लिया कि आपका राइट एस्टेब्लिश हो गया, उसने बोला ठीक है क्विज कंपटीशन हो रहा है, क्विज होगा और आप क्विज का जवाब दो, तो उसने एक स्कीम अनाउंस कर दी ना। अब आपने 15 क्विज के जवाब दे दिए, उसमें से 14 ठीक भी थे, लेकिन जिसके 15 ठीक थे प्राइज उसको मिल गया, तो तुमने 14 ठीक भी दिए, तुमने एक्टिविटी की भी, लेकिन क्या उसकी वजह से तुम्हें कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा। आर यू गेटिंग दिस? इसका मतलब ये है कि इस प्राइज का ताल्लुक एक्टिविटी से नहीं है, उसकी मर्जी से है, उसकी स्कीम से है। बट वंस अनाउंस्ड, एक दफा प्राइस अनाउंस हो गया, फिर आपकी लीगल एंटाइटलमेंट एस्टैब्लिश हो गई। तो प्राइजेस एंड विनिंग्स, और प्राइजेस एंड विनिंग्स के ऊपर टैक्स लगता है 20% का। ठीक है, प्राइजेस एंड विनिंग्स, ये भी आप देखेंगे सेक्शन नंबर 39 के अंदर आएगा। प्राइजेस एंड विनिंग्स, इस पर 20% का टैक्स लगता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको बाइक शाइक मिलेगी 2 लाख रुपए की, अगर आपको बाइक मिल गई है तो वो कहेगा पहले 2 लाख रुपए का 20% यानी कि 40,000 रुपए आप टैक्स जमा कराओ, फिर ये बाइक यहाँ से ले जाओ। और अगर मिसाल के तौर पर आपको कैश प्राइस मिल रहा है 2 लाख रुपए का, तो वो 2 लाख रुपए में से 40,000 रुपए रोक के आपको कितने दे देंगे? 1,60 दे देंगे और 40,000 रुपए का टैक्स जमा हो जाएगा। क्या ये बात समझ आ रही है? जी बेटा, हाँ बिल्कुल उसी पर आ रहा हूँ मैं। थर्ड एग्जाम्पल, ये कितनी दे दी मैंने? 1 दिए। 2 प्राइस बॉन्ड की एग्जाम्पल ले लो भाई। प्राइस बॉन्ड्स, आप जो प्राइस बॉन्ड्स लेते हो बैंक से, जो प्राइस बॉन्ड्स लेते हो, वो प्राइस बॉन्ड निकलता भी तो है, कभी कभी निकलता भी तो है। जब मैं छोटा था तो ऐसे कुछ सेविंग्स हुई थी ना, तो प्राइस बॉन्ड ले लिए थे, तो एक मरतबा निकला था मेरा 200 वाला प्राइस बॉन्ड और उसके निकले थे 1250 रुपए, आज तक याद है मुझे। तो प्राइस बॉन्ड खुलता भी है, उसका लकी ड्रॉ भी होता है, निकलते हैं लोगों के प्राइजेस निकलते हैं, पूरी पूरी सीरीज के अंदर जो प्राइस बॉन्ड लेते हैं उनके प्राइजेस निकलते हैं। तो प्राइस बॉन्ड निकल गया, प्राइस मनी क्या आया? मिसाल के तौर पर प्राइस बॉन्ड, आपने प्राइस बॉन्ड की अनाउंसमेंट हुई, आपने देखा लकी ड्रॉ हुआ और आपका बॉन्ड निकल आया। प्राइस कितना मिल रहा भाई? मिसाल के तौर पर 10 लाख का प्राइस निकल आया। कितना निकल आया? 10 लाख का प्राइस निकल आया आपका। तो क्या ऐसा हो सकता है कि आप वो लेकर जाओ बैंक के पास, आप बोलो भैया हमारा इनाम निकला, ये लो बॉन्ड, दो हमें पैसे, बैंक बोले नहीं नहीं कैमरा सामने, हाथ हिला दो, मजाक था? नहीं, ऐसा नहीं होता सर। लीगल राइट एस्टैब्लिश हो गया, स्टेट बैंक की पब्लिकली अनाउंस्ड स्कीम है, ऐसा मजाक नहीं था, ऐसा मजाक नहीं था। तो हमने कहा ठीक है, इसका मतलब कि प्राइस बॉन्ड पर भी लीगल राइट एस्टैब्लिश हो गया है, तो ये भी क्या बन जाएगा? रेवेन्यू रिसीट बन जाएगा। और प्राइस बॉन्ड के ऊपर भी 15% का क्या होता है? फुल एंड फाइनल टैक्स। इसके ऊपर भी होता है 20% का फुल एंड फाइनल टैक्स, इसके ऊपर भी होता है 15% का फुल एंड फाइनल टैक्स। अब ये फुल एंड फाइनल क्या होता है, इसका मतलब मैंने अभी आपको नहीं बताया है, मैंने सिर्फ अल्फाज का इस्तेमाल किया है, अल्फाज का चुनाव किया है, लेकिन इसके पीछे भी एक कहानी है जो जल्द आ जाएगी। तो ये दोनों केसेस में जो 20 और 15% का टैक्स है, ये कहलाता है फुल एंड फाइनल टैक्स। क्या ये बात समझ आती है? प्राइस बॉन्ड। और तीसरी एग्जांपल भी ले लो, मिसाल के तौर पर आप पीएसओ पे गए, आपने पेट्रोल डलाया, पीएसओ के पेट्रोल पंप से, शेल के पेट्रोल पंप से आपने पेट्रोल डलवाया, तो उन्होंने कहा सर आपने 5,000 रुपये का पेट्रोल डलवाया है, जो 5,000 से ऊपर का डलवाता है उसको हम ये स्क्रैच काट देते हैं। अच्छा भाई इसमें क्या होता है? सर इसमें स्क्रैच करें, जो आया वो आपका, जो आया वो आपका। अच्छा भाई आपने स्क्रैच किया और उसमें लिखा हुआ आधा लीटर फ्यूल। ओह भाई सर इतनी कीमती चीज निकल आई आपकी। हमने कहा आपने स्क्रैच किया और मिसाल के तौर पर बाइक निकल आई,
क्या निकल आई? बाइक निकल आई, 1.5 लाख की बाइक निकल आई। तो क्या लीगल राइट एस्टेब्लिश हो गया? पब्लिकली अनाउंस्ड स्कीम थी, स्क्रैच कार्ड स्क्रैच करो इनाम पाओ, आपने स्क्रैच किया, बाइक निकल आई। अब वो आपके लिए क्या है? रेवेन्यू रिसीट। सेम क्राइटेरिया एप्लीकेबल, सेम क्राइटेरिया एप्लीकेबल, ठीक है। प्राइजेस थ्रू स्क्रैच कार्ड, सही है। अच्छा, इस लीगल राइट की एक्सेप्शन है, इसकी एक्सेप्शन है शरिया राइट। शरिया राइट में आपके पास आ जाता है इनहेरिटेंस मनी एंड हक मेहर अमाउंट, ठीक है मेरे बच्चों। शरिया राइट इज एन एक्सेप्शन। जब मैं कहता हूं किसी प्रिंसिपल की एक्सेप्शन है, इसका मतलब कि अगर ये रेवेन्यू रिसीट है तो इसकी एक्सेप्शन क्या होगी? कैपिटल रिसीट। जिस तरह ये कैपिटल रिसीट था, इसकी एक्सेप्शन क्या बन गई थी? इसी तरह से ये कैपिटल रिसीट था, जो इसकी एक्सेप्शन थी वो क्या थी? क्या ये बातें आपको समझ? अब हम डेफिनेशन देखते हैं। इनकम की डेफिनेशन जो हमारे पास इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में इनकम की डेफिनेशन है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 19 है कि 9 है, जो भी है, हमें डेफिनेशन देखने से मतलब है। इनकम की डेफिनेशन, इनकम इंक्लूड्स एनी अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स। कितनी प्यारी डेफिनेशन है इनकम की हमारी। मैंने आपको कहा था ना कि जब आप इनकम की डेफिनेशन देखेंगे तो आपका दिल टूटेगा। इनकम की डेफिनेशन देख के आपको कहीं से भी ये पता लग रहा है कि इनकम क्या होगी। इनकम इंक्लूड्स एनी अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स। वाह वाह, हर वो अमाउंट जो क्या हो, चार्जेबल टू टैक्स हो। अच्छा, उससे भी पहले मैं आपको थोड़ा सा एक बात बता दूं। जब भी कोई डेफिनेशन ऐसी हो ना जिसपे ये लिखा हुआ हो इंक्लूड्स, क्या लिखा हुआ हो? इंक्लूड्स, उसको हम कहते हैं इंक्लूसिव डेफिनेशन। क्या कहते हैं? इंक्लूसिव डेफिनेशंस। अच्छा, तो अगर मैं छोटा सा यहां पर लिख दूं कि टाइप ऑफ डेफिनेशंस, इंक्लूसिव भी होती हैं, एक्सक्लूसिव भी होती हैं, और मिक्सचर जिसको हम कह सकते हैं कि हाइब्रिड, मिक्सचर ऑफ दीज टू। इंक्लूसिव की जो डेफिनेशन होती है ना, वो स्टार्ट होती है, स्टार्ट विद द वर्ड इंक्लूड्स। ये होती है स्टार्ट विद द वर्ड एक्सक्लूड्स नहीं, मीन्स। स्टार्ट विद द वर्ड मीन्स। और हाइब्रिड डेफिनेशन में दोनों नजर आएंगे आपको, इंक्लूड्स भी नजर आएगा, मीन्स भी नजर आएगा। ठीक हो गई बात? अच्छा, तो इस डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? इंक्लूड्स। इसका मतलब होता क्या है? अगर सर किसी डेफिनेशन का स्टार्ट हो रहा है वर्ड इंक्लूड्स, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि लॉ ये कह रहा है कि इस वर्ड से जो आम उर्फ़ आम में जो तुम मुराद लेते हो, जो उर्फ़ आम में तुम मानी मुराद लेते हो, जो मतलब लेते हो, जो डिक्शनरी मीनिंग है, जो कमर्शियल मीनिंग है, जो कॉमन सेंस लॉजिकल मीनिंग है, वो एप्लीकेबल है, वो एप्लीकेबल है। वो तो सब है ही है, वो तो सब है ही है। साथ में ये 4 चीजें जो हम बोल रहे हैं वो भी है।
बात समझ आ रही है? तो देखो इनकम की डेफिनेशन को इंक्लूसिव बनाने का तो फायदा मिला ना टैक्स वाले को। वो कह रहा है बाकी तो जो सब इनकम तुम समझते हो वो तो है ही है, ये चीजें भी इनकम है। जितनी ज्यादा चीजें इनकम होंगी उतना ज्यादा टैक्स मिलेगा। ठीक है, तो इनकम की डेफिनेशन को इंक्लूसिव बनाने का फायदा है ना टैक्स वालों को। अच्छा, इंक्लूड्स एनी अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स। अब एनी अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स के अंदर यहां पर आपके पास रेवेन्यू रिसीट्स भी आ गई, प्लस जो कैपिटल रिसीट्स डीम्ड इनकम ट्रीट हो रही हैं वो भी आ गई सारी की सारी। रेवेन्यू रिसीट्स तो आ ही गई, जो हमने सारा डिस्कशन किया, कॉन्सेप्ट पढ़ा हमने, रेवेन्यू रिसीट्स तो आ ही गई। और जो डीम्ड इनकम ऑफ कैपिटल रिसीट है, क्योंकि उसको ऑर्डिनेंस खास तौर पर बोलता है कि ये मैं कह रहा हूं इनकम है तो इनकम है, ये चार्जेबल टू टैक्स होगा तो होगा, कोई दो राय नहीं है। और जो भी ऑर्डिनेंस के हिसाब से चार्जेबल टू टैक्स है वो क्या है? इनकम है। प्यारी बात हो गई ना कितनी? एनी अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स, any amount subject to collection or deduction of tax at source under FTR। FTR का मतलब होता है फाइनल टैक्स रिजीम। ठीक है, एनी अमाउंट ट्रीटेड एज इनकम, इसको मैं समझाता हूं, इस पर काफी तफसील इन्वॉल्व है, टाइम लगेगा। एनी अमाउंट ट्रीटेड एज इनकम, वैसे तो ये इसके अंदर आ गया, लेकिन यहाँ पर एक अलग से भी चीज मेंशन्ड है, एनी अमाउंट ट्रीटेड एज इनकम। इसके अंदर वही वाली एग्जांपल आ जाएंगी, जो भी अमाउंट ऑर्डिनेंस कह रहा है कि इसको ट्रीट करो इनकम, हम कह रहे हैं इसको ट्रीट करो इनकम, तो वो इसके अंदर भी फॉल कर जाते हैं। इसको अलग से भी बता दिया गया, जिसकी एग्जाम्पल में वही वाली एग्जाम्पल में लिख रहा हूँ जो हमने पहले लिखी है, सिक्योरिटी डिपॉजिट रिसीव्ड from tenant, loan received otherwise through banking channel। लोन रिसीव्ड अदरवाइज थ्रू बैंकिंग चैनल। ये अमाउंट वैसे तो इनकम नहीं है, लेकिन लॉ कहता है इसको ट्रीट करो इनकम, तो ये ट्रीटेड एज इनकम। ठीक हो गई बात? एनी लॉस ऑफ इनकम, ये कैसी प्यारी बात हो गई, एनी लॉस ऑफ इनकम इज योर इनकम। हाँ, इंटरेस्टिंग हो गया ना? एनी लॉस ऑफ इनकम इज योर इनकम से क्या मतलब हुआ सर? समझ में नहीं आया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग मतलब हुआ इसका। इसकी मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं तो आप फिर वाह वाह करोगे। आप जब इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे ना, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो सेक्शन 15 इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का है, एक्चुअल रेंट और फेयर मार्केट रेंट, whichever is higher
विल बी टैक्सेबल। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ, अभी एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि ये सेक्शन समझ आ जाए, बाकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी तो हम पढ़ेंगे डिटेल में। ये लैंडलॉर्ड है और ये क्या है? टेनेंट है। ये लैंडलॉर्ड है, ये टेनेंट है। मिसाल के तौर पर मेरा घर है, मेरा फ्लैट है, मैं लैंडलॉर्ड हूँ और मैं उस घर को किराए पे देना चाहता हूँ। मैं उस घर को किराए पे दे सकता हूँ आराम से 1 लाख रुपए पर मंथ पे। 1 लाख रुपए पर मंथ पे किराए पे जा सकता है मेरा घर। तो साल का कितना रेंट मिल जाएगा मुझे? इनकम कितनी हो जाएगी? 12 लाख रुपए हो जाएगी मेरी इनकम। ये हो गया फेयर मार्केट रेंट। मेरा कज़न आया, उसने बोला यार मुनीर, मैं हाथ आजकल ज़रा तंग चल रहा है और मुझे घर भी चाहिए, देख रहा हूँ मैं घर, तो तुम मुझे दे दो किराए पे। मैंने बोला यार लाख रुपए किराया दे दो तुम, क्योंकि मार्केट में लाख रुपए मिल रहा है। उसने बोला यार लाख तो नहीं, काम करो मैं तुमको 80,000 रुपये दे दूंगा। कितना दे दूंगा? 80,000 रुपये दे दूंगा। मैंने बोला ठीक है भाई, दीन हमें हुक्म देते हैं सिला रहमी करने का। अच्छा है चलो 80,000 रुपये दे दो, चलो तुम ले लो। अच्छा, तो अब देखो जो एक्चुअल रेंट है वो कितना हुआ? एक्चुअल रेंट हुआ सर 80,000 इंटू 12, 9,60,000। और जो FMR है, फेयर मार्केट रेंट कितना है सर? फेयर मार्केट रेंट है 1 लाख इंटू 12 लाख। मुझे बताओ टैक्स किस पे दूंगा? टैक्स इस पे दूंगा 12 लाख पे। टैक्स इस पर लगेगा 12 लाख पे। सर लेकिन मेरी इनकम तो ये है। हाँ, बात तो तुमने ठीक करी। इसका मतलब ये जो इसका डिफरेंस है कितना? 2,40,000। ये जो डिफरेंस है ये तुम्हारा क्या है? लॉस ऑफ इनकम। तुम्हारे नजदीक तुम्हारी इनकम क्या है? 960। हमने कहा ठीक है, तुम्हारे नजदीक तुम्हारी इनकम कितनी है? 960। और 240 क्या है? लॉस ऑफ इनकम। तो हम ये कह रहे हैं कि ये जो लॉस ऑफ इनकम है ये भी तुम्हारी क्या है? इनकम। ये तुम्हारी लॉस ऑफ इनकम भी क्या है? अब देखो, अगर मैं ये कह देता कि सिर्फ फेयर मार्केट रेंट टैक्सेबल है, मुझे इस चीज को, इस डेफिनेशन का भी तो पार्ट बनाना है ना, कि ये इनकम की डेफिनेशन में भी तो कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो कैसे कवर किया? कितने प्यारे तरीके से कवर किया। लॉस ऑफ। तो कोई अगर ये कल को क्लेम करता है कि ये पैसे तो मुझे मिले ही नहीं, तो ये मेरी इनकम कैसे है? हमने कहा ये तुम्हारे हाथ से तुमने खुद अपनी खुशी के साथ ये क्या किया? लॉस ऑफ इनकम। एंड लॉस ऑफ इनकम इज योर इनकम। यकीन नहीं आता तो डेफिनेशन देख लो इनकम की। हाँ मेरा बच्चा है क्या? दोबारा। अच्छा, मैं तुम्हारी बात और तुम्हारे जज्बात को समझ गया हूँ, उसकी मैं कदर करता हूँ, और तुमने जो बात बोली है वो बिल्कुल ठीक बोली है। लेकिन ये लॉस वो वाला लॉस नहीं है। ये लॉस वो वाला लॉस नहीं है, तो कौन सा वाला लॉस है? और सर ये आप क्या समझ गए हैं जो हम नहीं समझे हैं? मिसाल के तौर पर ये बच्चा कहना क्या चाह रहा है, मैं इसकी बात समझ गया हूँ। ये कहना ये चाह रहा है कि अगर एक कंपनी है और वो कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है 10 लाख रुपए का, देखना जरा, 10 लाख रुपए का प्रॉफिट अर्न करती है, तो वो 29% पर क्या देगी? टैक्स दे देगी। कितना? 2,90,000। लेकिन सर अगर वही कंपनी 10 लाख का प्रॉफिट अर्न नहीं करती, तो 29% के हिसाब से 2,90,000 उसको क्या होने चाहिए? मिलने चाहिए। ये बोलना चाह रहे हो ना तुम? तो तुम तो कह रहे हो कि ये इसको मिल क्यों नहीं रहे, ये कहना चाह रहे हो तुम? ये वाले जो लॉसेज होते हैं ना, ये वाले जो लॉसेज होते हैं जो इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस होते हैं, ये वो लॉसेज होते हैं जो आपने अपनी इनकम अर्न की, रेवेन्यूज अर्न किए, एक्सपेंसेस आपके ज़्यादा हो गए, और ये एक्चुअल जेन्युइन लॉस है। जो एक्चुअल जेन्युइन लॉसेज होते हैं ना, उसका टैक्स की दुनिया में बेनिफिट मिलता है, मिलेगा, इसका बेनिफिट मिलेगा। कब, कैसे, इसके लिए हमारा लॉसेस का चैप्टर है। उस लॉसेस के चैप्टर में हर हेड ऑफ इनकम के लॉसेस कवर्ड है, तो वो हम पढ़ेंगे। सही है? तो ये जो एक्चुअल लॉस होगा, जो जेन्युइन लॉस होगा, उसके ऊपर तो हमें टैक्स बेनिफिट मिलेगा। लेकिन ये वाला लॉस कोई एक्चुअल और जेन्युइन लॉस नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे आई एम स्टिल अर्निंग इनकम एंड आई हैव डिलिजेंटली, willfully foregone this amount.
मुझे तो मिल सकता था ना, मैंने नहीं लिया ये, ठीक है। तो लॉ कहता है भाई तूने सिला रहमी के चक्कर में नहीं लिया, हम सिला रहमी हम नहीं जानते ऐसी किसी भी चीज़ को। आपका रिश्तेदार है, हमारा रिश्तेदार नहीं है, आप हमें पूरे के पूरे 12 लाख रुपए के ऊपर क्या दोगे? टैक्स दोगे। क्या ये बातें समझ आ रही हैं आपको? क्लियर हो रही है बात? इसके ऊपर बातें बाद में करेंगे, ये लॉस बेनिफिट है। वो डिडक्शन ऑफ टैक्स कैसा हुआ? कौन सा दूसरा पॉइंट? तो मैंने समझाया नहीं। ये कहाँ से आया भाई? दूसरा पॉइंट तो मैंने बोला ये पॉइंट समझाने में तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए अभी इसको थोड़ी देर के लिए मौकूफ कर दिया मैंने। हाँ, और मैं आ गया था इस पर और इस पर। ऐसा तो नहीं है तुम समझ रहे हो कि मैं सारी बातें अभी दूसरे पॉइंट की कर रहा हूँ? पक्की बात है ना? दूसरा पॉइंट तो मैं समझाया ही नहीं अभी। सही है? घर बंद पड़ा हुआ है। क्या घर बंद पड़ा हुआ है? आपने किसी को रेंट पे नहीं दिया, वो तो रेंट इनकम टैक्सेबल नहीं है। फ्री में दिया हुआ है आपने रेंट के ऊपर, फ्री में दिया हुआ है, ये एक्चुअल रेंट फेयर मार्केट रेंट वाला प्रिंसिपल आ जाएगा। बेसिकली देखो रेंट का क्राइटेरिया है ना, अभी मैं हर चीज अभी आपको नहीं पढ़ा सकता। वो रेंट की डेफिनेशन है, वो रेंट का सेक्शन कब इन्वोक होगा? वो रेंट का सेक्शन तब इन्वोक होगा जब लैंडलॉर्ड राइट टू यूज टेनेंट को देगा। जब उसने राइट टू यूज टेनेंट को दिया ही नहीं है तो रेंट का सेक्शन इन्वोक नहीं होगा। लेकिन जब दे दिया, राइट टू यूज दे दिया, उस वक्त वो सेक्शन इन्वोक हो जाएगा। इन्वोक मतलब एक्टिव हो जाएगा। बात समझ आ रही है? और जब एक्टिव हो जाएगा तो फिर टैक्सेबिलिटी भी एक्टिव हो जाएगी। ये बातें सारी समझ आ रही है? आहिस्ता आहिस्ता, अभी मैं बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता लेके चल रहा हूँ ताकि आपका हाजमा खराब ना हो, क्योंकि अगर मैं इंफॉर्मेशन ओवरलोड कर दूंगा ना तो आप लोग परेशान हो जाओगे। जबकि ये सब्जेक्ट कभी भी परेशान होने वाला नहीं है, ये इट्स द सब्जेक्ट ऑफ एंजॉयमेंट। ये ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको बहुत मजा आएगा इसके अंदर, रियली मजा आएगा आपको। एक सेशन था, पीआरसी का सेशन था, पता नहीं वो आप लोग ही थे या कोई और हो गए, पुराने बच्चे होंगे। तो उसमें हमने कैफ के स्टूडेंट्स को बुलाया था, जिन्होंने KNS से सब्जेक्ट्स पढ़े सारे और जिन्होंने पास कर लिया, फर्स्ट अटेम्प्ट पास कर लिया। मैं उन स्टूडेंट्स को बुलाया था, उनका एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बुलाया था। तो सर साजिद ने एक क्वेश्चन किया स्टूडेंट से, मेरा स्टूडेंट था टैक्स का, कहा कि आपने जितने भी सब्जेक्ट पढ़े आपको सबसे ज़्यादा मज़ा किस सब्जेक्ट को पढ़ने में आया? उसने कहा मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा टैक्स सब्जेक्ट पढ़ने में आया। इट्स सच एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। जब आप पढ़ोगे, इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस के साथ आप देखोगे, इसके सवालात को सॉल्व करोगे, यू विल रियली एंजॉय स्टडीइंग दिस सब्जेक्ट। ठीक है? अच्छा भाई, ये बातें यहाँ तक की सारी बातें समझ आ गई हैं? अच्छा, तो क्या हम इसको आज यहीं तक रखें? ठीक है, क्या कह रहे हो? सेकंड पॉइंट अभी नहीं, सेकंड पॉइंट में टाइम लगेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा सेकंड पॉइंट में। ठीक है, सेकंड पॉइंट में टाइम ज़्यादा लगेगा और ये पॉइंट लिंक होता है टैक्स रिजीम्स के साथ, टैक्स रिजीम्स के साथ। तो नेक्स्ट क्लास में हम टैक्स रिजीम्स को भी डिस्कस करेंगे और टैक्स रिजीम्स के साथ हम इस पॉइंट को भी डिस्कस करेंगे। तो ये इनकम की डेफिनेशन भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, इंशाल्लाह 2 मजीद क्लासेस लगेंगी, 1 या 2 आपके बेसिक कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे और हम अपने हैंड आउट नंबर 1 पर आ जाएंगे, जो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह होपफुली मंडे को या ट्यूसडे को दे दूंगा। हैंड आउट नंबर 1 हमारी बेस बन जाएगी, लॉन्चिंग पैड तैयार हो जाएगा, उसके बाद हम लोग फ्लाइट के लिए तैयार हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है मेरे बच्चों, थैंक यू सो वेरी मच। मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल, टेक केयर अलॉट। मुझे और अपने सारे टीचर्स को दुआ में याद रखिएगा। दिन रात सुबह शाम टैक्स पढ़ते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।